तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया, अब क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में पहला है अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है मेड अप होता है डिफरेंट गैसेस से, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से। कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर का वो स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम और प्लेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है टू मेन गैसेस है एटमॉस्फेयर में। 99% जो है इस दो गैस से बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। अदर गैस है आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये फॉर्म करते हैं अदर रिमेनिंग पार्ट एटमॉस्फेयर का। लेयरिंग की बात करेंगे तो द अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के अंदर ये जो आता है कार्बन लाइन आता है, और फिर है एग्जॉस्फियर। तो ये ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के एंड जो होता है उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर का एंड स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फियर का मेसोपॉज, और फिर थर्मोस्फियर। अब हम इसमें टेम्परेचर की बात करेंगे, लेफ्ट साइड की बात करेंगे। तो इन ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये लेफ्ट साइड होता है, नॉर्मल लेफ्ट साइड होता है। फिर स्ट्रेटोस्फियर में बात करेंगे तो कुछ हाइट तक टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा तो यहाँ इन्वर्स इन्वर्स रहता है, थर्मल इन्वर्जन रहता है, मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर मेसोस्फीयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर थर्मोस्फीयर में हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो याद रखना है ट्रोपोस्फियर में और मेसोस्फियर में जो है टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो है प्रिवेल करता है ट्रोपोस्फियर में और मेसोस्फियर में, जबकि थर्मल इन्वर्जन रहता है, मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, वो ये केस रहता है स्ट्रेटोस्फियर में और थर्मोस्फियर में। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे लेयर की बात करेंगे। पहला है ट्रोपोस्फियर, ये लोएस्ट लेयर है जहाँ हम रहते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वेदर को। ये 0 to 13 किलोमीटर थिकर रहता है। इक्वेटर में जो है ये थिकेस्ट रहता है और थिनर रहता है पोल में। थिकेस्ट रहता है इक्वेटर में, क्योंकि इक्वेटर में जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और हम बात करेंगे टेम्परेचर ट्रेंड की बात करेंगे तो डिक्रीज होता है हाइट के साथ, जो है यहाँ लेफ्ट रहता है। ये कंटेंट करता है 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास को कंटेंट करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है वेदर फिनोमेना के लिए, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, विंड, सभी इसी में आकर करती है। फिर है स्ट्रेटोस्फियर, ये काम लेयर है अबाउट ट्रोपोस्फियर। ये 13 से 50 किलोमीटर रहता है हाइट के साथ इंक्रीज होने में। ये इंक्रीज विद हाइट, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है हाइट के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेफ्ट साइड था नॉर्मल लेफ्ट साइड था, यहाँ टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, थर्मल एलिवेशन है ड्यू टू ओजोन एब्जॉर्प्शन। ये कंटेंट करता है ओजोन लेयर, जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये आइडियल है एयर ट्रेवल के लिए, क्योंकि स्टेबल कंडीशन होती है। सम सिरस क्लाउड जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर मेसोस्फीयर की बात करेंगे तो ये मिडल लेयर होती है, जहाँ टेम्परेचर जो होता है गिरता है 50 से 85 किलोमीटर। ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ। सब मीटर जो है बर्न अप होते हैं यहाँ ड्यू टू थिन ईयर। और पोलर मेसोस्फेरिक नॉक्टिल्यूशन क्लाउड जो होता है यहाँ फॉर्म होते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड होती है यहाँ, इसलिए नॉक्टिल्यूशन क्लाउड यहाँ फॉर्म होते हैं। उसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करेंगे तो ये अपर लेयर होती है, जहाँ टेम्परेचर जो होता है बढ़ता है ड्यू टू सोलर रेडिएशन। ये 85 से 600 किलोमीटर रहता है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, क्योंकि अल्ट्रावायलेट और एक्सरे का ऑब्जर्वेशन होता है। ये इंटरनेशनल स्टेशन जो है वो थर्मोस्फेयर में है। थर्मोस्फेयर में है। कार्बन लाइन 100 किलोमीटर जो है डिफाइन करती है एज ऑफ द स्पेस। कार्बन लाइन भी थर्मोस्फेयर में है। फिर आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर जो ये थर्मोस्फेयर के अंदर है, ये रीजन है जहाँ चार्ज पार्टिकल होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को। ये 80 से 400 किलोमीटर की जो हाइट है उसमें आइनोस्फेयर होता है। ये वेरी करता है, इसके टेम्परेचर जो है वेरी करता है, टेम्परेचर जो है वेरी करता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज आयन प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, इनेबल करता है कम्युनिकेशन को। फिर एग्जॉस्फेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो जहाँ पार्टिकल जो है स्केप करते हैं स्पेस में 400 किलोमीटर से ज़्यादा में। एग्जॉस्फेयर होता है, ये ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये वेरी थिन होता है, स्पार्स एटमॉस्फेयर होता है यहाँ। ये ट्रांजिशन जोन होता है टू आउटर स्पेस। अर्थ के एटमॉस्फेयर सर्विस की बात करेंगे तो पहला ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर साइकिल, ये एटमॉस्फेयर जो स्टोर करता है वाटर वेपर को, ड्राइव करता है वेदर पैटर्न को और इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को ओवर टाइम। तीसरा है प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर जो है ऑब्जर्व करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और प्रोटेक्ट करता है लाइफ को अर्थ पे। टेम्परेचर मॉडरेशन की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप करती है हीट को, प्रिवेंट करती है एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और मेंटेन करती है हैबिटेबिलिटी। फिर है लास्ट है अर्थ की यूनिकनेस। तो एटमोसफियर जो है कंबाइंड विद लिक्विड वाटर बनाता है अर्थ को यूनिक, सपोर्टिंग डाइवर्स लाइफ फॉर्म। फिर है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और इनके रोल ओजोन डिप्लीशन में। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सिचुएटेड है 15 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये टिपिकली बहुत ड्राई है टू सपोर्ट द क्लाउड फॉर्मेशन। हाउएवर
ड्यूरिंग द पोलर विंटर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो है अलाउ करता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को एट द अल्टीट्यूड 15 से 25 किलोमीटर में। ये क्लाउड जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं इन सीजनल डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर स्पेशली ओवर एंटार्क्टिक सदर्न हेमिस्फीयर प्रोवलेंट रहते हैं। रोल है ओजोन डिप्लीशन में, रोल इन ओजोन डिप्लीशन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो फैसिलिटेट करते हैं केमिकल रिएक्शन जो कन्वर्ट करते हैं स्टेबल क्लोरीन कंपाउंड को रिएक्टिव फॉर्म में, जैसे कि क्लोरीन सच एज क्लोरीन मोनोक्साइड ऑफ एटॉमिक क्लोरीन। ये रिएक्टिव क्लोरीन जो होती है स्पीशीज जो होती है वो हाईली इफेक्टिव होती है ब्रेक डाउन करने में ओजोन मॉलिक्यूल को जब एक्सपोज होती है तो सनलाइट इन द स्प्रिंग, जिससे सिग्निफिकेंट ओजोन डिप्लीशन होता है। रिसेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि अकरेंस जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को लिंक्ड है टू कोल्डर स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर जो इन्फ्लुएंस हुई है क्लाइमेट चेंज से एनोमलसली कोल्ड कंडीशन जो है उससे मोर फ्रिक्वेंट इंटेंस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जो पोटेंशियली डिले करती है रिकवरी ओजोन लेयर के रिकवरी को डिले करती है। अंडरस्टैंड करना ये डायनेमिक को जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की है वो एसेंशियल है एसेस करने के लिए हेल्थ ऑफ द ओजोन लेयर और प्रेडिक्ट करना फ्यूचर जो होगा ओजोन डिप्लीशन इवेंट्स का। फिर है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे। ये हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सन जो है वो स्टैंड करता है एज अ प्राइमरी सोर्स है हीट का हमारे प्लेनेट पे। वेरिंग अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी है वो रिसीव की जाती है डिफरेंट रीजन अर्थ पे, जिससे डाइवर्स क्लाइमेटिक फीचर जो है डेवलप होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग होती है वो फंडामेंटल है फॉर्मेशन के लिए विंड सिस्टम के प्रेशर जोन के प्रेसिपिटेशन पैटर्न के और द वेदर फिनोमिना। ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाई लैटिट्यूड जो वो रिसीव करते हैं स्लांटिंग रेस, और जो टॉपिक जो है वो हॉटर होते हैं क्योंकि ये यहाँ जो है राइट एंगल में सनलाइट फॉल करती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा हो गया एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। डस्ट स्मोक और क्लाउड जो वो स्कैटर करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं या एब्जॉर्व करते हैं सोलर रेडिएशन को, वो इफेक्ट करते हैं सरफेस टेम्परेचर को। तीसरा है लैंड सी डिफरेंशिएटिंग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिटरमाइन करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हाई होती है तो वाटर जो है बहुत धीरे कूल होता है, धीरे कूलिंग होती है और धीरे धीरे हीटिंग होती है, जबकि लैंड जो है जल्दी हीटिंग होती है, जल्दी कूलिंग होती है। तो लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग डिटरमाइन करती है। चौथा है प्रिवेलिंग विंड। विंड जो है विंड डिस्ट्रीब्यूट करती है हीट को, जैसे वेस्टर्ली विंड जो है वो ब्रिंग करती है वार्म मैरीन एयर वार्म मैरीटाइम एयर टू यूरोप और मॉडरेट करती है वहाँ की क्लाइमेट को। फिर है ओशन करंट। वार्म ओशन करंट जो है जैसे गल्फ स्ट्रीम रेज करती है टेम्परेचर, कोल्ड ओशन करंट जैसे कैलिफोर्निया करंट वो लोअर करती है टेम्परेचर को। फिर ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है हाइट के साथ, इसे हम लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, और अर्थ सन डिस्टेंस स्लाइट ऑर्बिटल वेरिएशन होता है पेरिलियन अपीलियन। तो अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस जैसे जो अगर कम होता है तो इंटेंस होगा, टेम्परेचर इंटेंस होगा, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो टेम्परेचर में मॉडरेशन आएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर में, लैंड सी डिफरेंशियल्स हो गया, प्रिवेलिंग विंड हो गया, ओशन करंट हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया और अर्थ सर्कुलर डिस्टेंस हो गई। अब हम हीट बजट की बात करेंगे। हीट बजट शॉर्ट जो सन से सोलर वेव आती है, सोलर रेडिएशन आती है, उसे हम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रहती है उसे हम लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन भी कहते हैं। ठीक है, जो टोटल सोलर रेडिएशन 100 में से 6% जो है वो स्कैटर की जाती है, स्पेस में स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, अब क्लाउड से रिफ्लेक्टेड बाई स्पेस क्लाउड जो है 27% जो है क्लाउड 27% क्लाउड रिफ्लेक्ट करता है, 2% जो है वो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, 2% अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, 27% क्लाउड रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और 6% जो है वो स्कैटरिंग होती है, डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है, 14% जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व करता है, और 34% जो है वो एब्जॉर्व किया जाता है अर्थ के द्वारा। ठीक है, सोलर रेडिएशन की अब बात कर रहे हैं। ये हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आती है उसमें से क्लाउड रिफ्लेक्ट करता है, अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, क्लाउड जो है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, और अर्थ जो है 34% डायरेक्ट एब्जॉर्व करता है। स्कैटरिंग होती है, क्लाउड डस्ट पार्टिकल जो है वो 6% जो है एब्जॉर्व करते हैं, 6% रिफ्लेक्ट करते हैं, और स्कैटरिंग होती है। और अर्थ का अल्बेडो जो होता है इसका मतलब ये होता है कि कितना जो है टोटल अर्थ जो है
रेडिएशन रिसीव हो रही है उस पर कितना जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो उसको हम अर्थ का अल्बिडो बोलते हैं। तो स्नो मेल्टिंग हो रही है तो स्नो मेल्टिंग से अर्थ का अल्बिडो डिक्रीज होता है। फॉरेस्ट को कवर कम हटा रहे तो अर्थ का अल्बिडो डिक्रीज होगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात करेंगे तो अर्थ जो है रेडिएट करता है जो 17% रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ होता है। टर्बुलेंस और कंडेंसेशन से रेडिएशन होता है, और टर्बुलेंस और रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ से रेडिएट करता है। 48% जो है अर्थ एटमॉस्फेयर जो है री रेडिएट करता है। ठीक है, ओवरऑल हीट बजट जो है ये परफेक्ट बैलेंस है। इनकमिंग जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और आउटगोइंग जो हीट है उसके बीच में बैलेंस है। इसको हम अर्थ का हीट बजट बोलते हैं। अर्थ के हीट बजट की हम सिंपल अगर हम अंडरस्टैंडिंग ले तो सबसे पहले 100% आया, 100 में से 6% स्कैटरिंग हो गई, 27% क्लाउड ने किया, 2% अर्थ ने डायरेक्ट रिफ्लेक्ट किया। तो ये 27, 6, 33 और 5, 2, 35 ये हो गया। अब 14% जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर, और 34% अर्थ ऑब्जर्व करेगा, और यहाँ स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्व करेगा 17%। तो यहाँ ये 35% हो गया, और ये जो हो गया ये 65% हो गया। टोटल ये 100% है, जिसमें 35 जो है वो आल्बिडो हो गई और ये 65% आई। अब ये 65% में से भी हम देखते हैं कि उसमें से क्या होगा। अब 17% जो है वो रेडिएट बैक करेगा, स्पेस पर रेडिएशन बैक होगी। जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया था वो 17% प्लस 6% और एक्स्ट्रा रेडिएशन करेगा, और टर्बुलेंस और कंडेंसेशन से लॉस होगा 9% का। ठीक है, और टर्बुलेंस और कंडेंसेशन से लॉस होगा, टर्बुलेंस और कंडेंसेशन रेडिएट टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर। 48% जो है एटमॉस्फेयर रेडिएट करेगा, और 17% जो है वो अर्थ का रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ से रेडिएशन होगा, 48% एटमॉस्फेयर से होगा। तो ये कंबाइनली दोनों ये हो जाएंगे 65%। तो 65 आए थे और 65 चला गया। तो उसके बाद बात करेंगे, अगर इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट जो है वो बैलेंस नहीं है तो अर्थ जो है इधर वार्म होगा कूल होगा। परफेक्टली बैलेंस अर्थ जो है वो हमारा अर्थ जो है नीदर वार्म है नीदर कोल्ड है। 100% इंसोलेशन आती है, जिसमें 35% जो है रिफ्लेक्ट भी की जाती है, 27% क्लाउड, 2% आइस स्नो। इसे हम अर्थ का अल्बिडो कहते हैं। ठीक है, रिमेनिंग 65% जो ऑब्जर्व की जाती है, 14% जो है एटमॉस्फेयर करता है, 51% जो अर्थ का सरफेस करता है। अर्थ जो है रेडिएट करता है 51% बैक एज ए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, 70% जो है वो डायरेक्टली स्पेस में जाता है, 34% जो है वो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करता है। ये एटमॉस्फेयर जो इंटर्न रेडिएट करता है 48% बैक टू स्पेस, इंश्योर करता है कि टोटल आउटगोइंग रेडिएशन जो है 65% हो जो सन से रिसीव किया गया था। तो मतलब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों सेम हो जाता है। एक चीज़ याद रखनी है कि एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इनकमिंग आउटगोइंग दोनों सेम होती है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों सेम होती है। हीट बैलेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का हीट बैलेंस जो है वो गवर्न किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन जो कैरी करता है अक्रॉस द प्लैनेट सरफेस। सम रीजन जो है एक्सपीरियंस करते हैं सरप्लस ऑफ हीट, अदर जो है फेस करता है डेफिसिट। एरिया जो है 40 डिग्री नॉर्थ साउथ में रिसीव करते हैं मोर सोलर रेडिएशन, देन दे लूज क्रिएट करते हैं रेडिएशन सरप्लस। वेयर द रीजन जो पोल के पास है वो रेडिएशन डेफिसिट ड्यू टू मोर ऑब्लिक एंगल होता है सनराइज का। ये सरप्लस हीट जो है ट्रॉपिक से रिडिस्ट्रीब्यूट होती है टुवर्ड्स द पोल, जो हेल्प करती है प्रिवेंट करने में एक्सट्रीम हीटिंग इन द ट्रॉपिक्स, और परमानेंट फ्रीजिंग होती है हाई लेटीट्यूड में। अंडरस्टैंड करना ये एनर्जी बैलेंस ये इंपॉर्टेंट है। कंसिडर करना नेट रेडिएशन जो डिफरेंस है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में। नेट रेडिएशन जो है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेट रेडिएशन होगा तो एनर्जी सरप्लस होगा, नेगेटिव होगा तो एनर्जी डेफिसिट होगा। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ हीट बैलेंस नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। तो नेचुरल क्या है, सोलर अवेलेबिलिटी चेंज आता है सोलर आउटपुट में। कैसे, सन साइकिल होती है, सन स्पॉट की साइकिल होती है उससे चेंजेस आते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे चेंज आते हैं, या ओशियन एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन होता है जैसे कि अल्निनो हो गया, लानिनो हो गया, इनसे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होता है। फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो गया, एरोसोल का एमिशन हो गया, लैंड यूज का चेंज हो गया। इससे जो है चेंज आता है अर्थ की हीट में। और अर्थ जो है अर्थ की जो हीटिंग होती है वो सरफेस से ज़्यादा होती है। इसलिए हम जैसे लेफ्ट साइड प्रिवेल करता है, जैसे हम जमीन ऊपर जाते हैं हाइट बढ़ती है, हमारी ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ती है, तो हाइट के साथ साथ जो है हमारा टेम्परेचर फॉल होता है। इसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड जो है ट्रोपोस्फीयर में प्रिवेल लेता है, क्योंकि जो है मेजर हीटिंग होती है वो सरफेस से होती है। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेफर होता है, कैसे टेम्परेचर जो है वेरी करता है डिफरेंट रीजन में सेम ऑल्टीट्यूड के
ठीक है। इक्वेटर में जो है टेम्परेचर जो है इक्वेटर से पोल समझाते हैं, तो सिग्निफिकेंट वेरिएशन जो है इन्फ्लुएंस होता है, लोकल लोकल फैक्टर होता है, जैसे कि ऑल्टीट्यूड हो गया, ओशन करंट हो गया, लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब जो है टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। तो हम ये याद रखेंगे कि ये जो है आइसोथर्म है, लाइन जो ज्वाइन कर रही है सेम टेम्परेचर को। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में हर पूछा जा रहा है कुछ टाइम से कि समर में क्या कंडीशन होगी। हम अभी समर को मान के चलते हैं, मतलब हम अभी हम जून को हम मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। हम समर सॉलिस्टिस की बात करेंगे तो ये जून में होता है। तो हम जून की बात करते हैं, जून में क्या होता है, समर की बात कर रहे हैं। समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो ये मान लो सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लैंड है और ये वाटर है, ये इक्वेटर है। तो ये क्या होगा, समर में ये इसका टेम्परेचर हाई होगा, या इसका टेम्परेचर लो होगा। तो ये जो है आइसोथर्म ऐसा होगा, ये दोनों लैंड है। तो आइसोथर्म क्या होगा, आइसोथर्म क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समर सॉलिस्टिस में आइसोथर्म वाटर बॉडीज पे जाएगा तो पोल वर्ड इक्वेटर वर्ड जो है टिल्ट करेगा, और जब जैसे ही लैंड में एंटर होगा तो वो पोल वर्ड टिल्ट करेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसका वाइस वर्सा होता है विंटर में। विंटर बात करेंगे दिसंबर की, अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर मंथ में क्या होगा, ये मान लो ये लैंड है, ये लैंड है, ठीक है, और ये इक्वेटर है। तो विंटर में क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लैंड का टेम्परेचर कम रहता है। जैसे लैंड में आएगा तो आइसोथर्म इक्वेटर बढ़ जाएगा। तो अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है तो यहाँ टेम्परेचर लोअर लेटीट्यूड में जो है 20 डिग्री होगा। तो विंटर में क्या होता है कि विंटर में जैसे हम वाटर बॉडीज में एंटर करता है, तो विंटर वाटर बॉडीज में जो है पोलवर्ड शिफ्ट होता है, पोलवर्ड जो है टिल्ट होता है, और लैंड में एंटर करेगा तो इक्वेटर वर्ड टिल्ट होगा। ये आइसोथर्म का मोमेंट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टेम्परेचर का, इसका मतलब होता है कैसे जैसे हम मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो कैसे हाइट के साथ जो है ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर चेंज होता है। इन जनरल जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड के साथ, ये डिक्रीज होता है, इसे हम इन्वायरमेंटल लेप्सर कहते हैं या वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ये नॉर्मल लेप्सर जो होता है ये ऑलवेज सेम नहीं होता है, ये डिफर करता है, डिपेंड करता है हाइट पे, सीजन पे, लैटिट्यूड पे, अदर न्यूमरस फैक्टर पे। जैसे लैटिट्यूड हो गया, सीजन हो गया, कोल्ड लोकेशन हो गया, ठीक है, कोल्ड लोकेशन, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे तो सनलाइट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लाइमेट अर्थ के क्लाइमेट के लिए जो एमिट करती है एनर्जी इन शॉर्ट वेव लेंथ, मोस्टली विजिबल होती है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में होता है ये मेंटेन करते हैं एनर्जी बैलेंस को। टू मेंटेन द अर्थ बैलेंस, अर्थ की बैलेंस को मेंटेन, एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अर्थ जो रेडिएट करता है, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको बैक इनटू स्पेस एस इंफ्रारेड रेडिएशन। हाईवर सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है आउटगोइंग हीट का वो एब्जॉर्ब किया जाता है ग्रीन हाउस गैस के द्वारा, और रीरेडिएट बैक टू द सरफेस, जिससे वार्मिंग होती है प्लैनेट की, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्यों ये मैटर करता है, विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ जो है वो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा इसका, ये लाइफ को इम्पॉसिबल बना देगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है और डिफॉरेस्टेशन जो है उसने इंटेंसिफाई किया है नेचुरल इफेक्ट को, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। की ग्रीन हाउस गैसेज है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। इन कॉन्ट्रास्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेकअप करते हैं मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, पर ये जो है ट्रैप नहीं करते हीट को। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कंबाइनली दोनों 99% कंट्रीब्यूट करते हैं, पर ये दोनों जो है ट्रैप नहीं करते हीट को। रीजनल सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो ह्यूमिड ट्रॉपिक में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो हैज़ लिमिटेड द एडिशनल ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ने लिमिट किया है एडिशनल वार्मिंग इफेक्ट को। इन कोल्ड ड्राई रीजन में जैसे कि पोल्स और अपर एटमॉस्फेयर में इवन द स्मॉल इंक्रीज जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, उसका ग्रेटर वार्मिंग इफेक्ट होता है। फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन से पॉजिटिव फीडबैक होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है अल्टीमेटली। और निगेटिव फीडबैक बोलेंगे अगर वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो उससे जो है गैसेस जो है कवर बन रही है और ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है सोलर रेडिएशन को, तो इससे क्या होगा, निगेटिव फीडबैक लूप होगा। तो निगेटिव मतलब टेम्परेचर अगर फॉल हो रहा है तो निगेटिव फीडबैक लूप, और पॉजिटिव फीडबैक लूप अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो। इसके बाद हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। पहला है वाटर वेपर फीडबैक। वार्मिंग इंक्रीज करती है वाटर वेपर को, इनहेंस करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ये मोर वार्मिंग होती है। साइक्लोन कंटिन्यू, ये डबल कर सकती है वार्मिंग को जो कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है। तो वाटर वेपर का फीडबैक, वाटर वेपर से टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्लाउड फीडबैक, क्लाउड जो वो ट्रैप करते हैं हीट को और रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। अगर ट्रैप कर रहे हैं हीट को तो वार्मिंग होगी, अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सनलाइट को कूलिंग होगी, ठीक है। चेंज होता है क्लाउड के टाइप में, ऑल्टीट्यूड में, साइज में, लाइफ स्पेन में, वो एम्पलीफाई करता है, रिड्यूस करता है ग्लोबल वार्मिंग को। क्लाउड का फीडबैक जो है कॉम्प्लेक्स है और मेजर एरिया में है। क्लाउड अगर लोअर लेटीट्यूड में है, क्लाउड अगर लोअर लेटीट्यूड में है तो वो हमारे लिए अच्छा है, उसका कूलिंग इम्पैक्ट होगा। हायर लेटीट्यूड में कोई हायर ऑल्टीट्यूड में कोई क्लाउड है
तो ये जो है हमारे ये जो है इसके वार्मिंग इम्पैक्ट होंगे, वार्मिंग इफेक्ट होगा, और इसके जो है कूलिंग इफेक्ट होंगे। लोअर लेटीट्यूड पे जो लोअर ऑल्टीट्यूड पे जो क्लाउड है उसके कूलिंग इफेक्ट होंगे, और हाई ऑल्टीट्यूड पे जो क्लाउड है उसके वार्मिंग इफेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्यों होंगे। तो मान लो कि ये लोअर ऑल्टीट्यूड पे क्लाउड है, तो ये जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, इसलिए ये जो इसके कूलिंग इफेक्ट होंगे। और जो हाई ऑल्टीट्यूड पे क्लाउड रहते हैं ये जो है ये री रेडिएट करेंगे, री रिफ्लेक्ट करेंगे और री रेडिएट करेंगे जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको, तो इसके जो है वार्मिंग इफेक्ट होते हैं, तो इसका पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम वर्सेस ह्यूमन रोल। नेचुरल सिस्टम जैसे प्लांट और ओशियन जो है हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है। सिंस द इंडस्ट्रियल एरा ह्यूमन एमिशन जो है उसने ओवरलोड किया है इस बैलेंस को, स्ट्रेंथ किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्ट्रेंथ किया है और ड्राइव कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। थर्मल इन्वर्जन और टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है ये फीचर होता है जहाँ लेयर जो है वार्म एयर जो है ट्रैप्ड होती है अबव द कूल एयर नियर द ग्राउंड। यहाँ क्या होता है कि जनरली हम हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगर लेकिन हाइट के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम थर्मल इन्वर्जन बोलेंगे। ये फिनोमेना डिस्टर्ब करता है नॉर्मल वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को एटमॉस्फेयर में। फेवरेबल कंडीशन थर्मल इन्वर्जन के लिए पहला तो विंटर लॉन्ग विंटर नाइट हो, क्लाउडलेस हो और क्लियर स्काई हो। उसके बाद प्रेजेंस हो ड्राई एयर का नियर द ग्राउंड, स्लो मूवमेंट हो एयर का, और स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस हो, हाई एल्बिडो हो। ये 5 कंडीशन है थर्मल इन्वर्जन के लिए। पहला है इंटर माउंटेन वैली इन्वर्जन। इंटर माउंटेन वैली इन्वर्जन मतलब क्या होता है, मान लो ये इंटर माउंटेन वैली है, ये इंटर माउंटेन वैली है, तो डे के टाइम पे क्या होगा, डे के टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर माउंटेन का टेम्परेचर हाई रहेगा, तो यह हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर है, तो ये वैली से जो है विंड जाएगी माउंटेन में, तो इसे हम बोलेंगे वैली ब्रिज। तो डे टाइम पे वैली ब्रिज है। अब नाइट टाइम पे क्या होगा, नाइट टाइम पे उल्टा होगा। नाइट टाइम पे ये वैली है, ये वैली है, वैली जो है, और यहाँ जो है माउंटेन जो है यहाँ टेम्परेचर लो है। लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर जोन। ये हाई प्रेशर से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है विंड का मूवमेंट, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो ये विंड जो है इसका डाउनवर्ड सब्सिडेंस होगा। डाउनवर्ड सब्सिडेंस होगा तो विंड जो है सबसाइड करेंगी। तो यहाँ जो वैली में वार्म एयर है, वार्म एयर को ये फोर्सिबली अपलिफ्ट करेंगी और कूल एयर जो है नीचे बैठ जाएंगी। तो जैसे कूल एयर नीचे जाएंगी तो इसका फ्रॉस्ट इफेक्ट होगा, तो वैली इसको हम माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। तो वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज ये हमने पढ़ लिया। तो डे टाइम पे जो है वैली ब्रिज था और नाइट टाइम पे जो है माउंटेन ब्रिज। तो नाइट में जो इसका कूलिंग इम्पैक्ट होगा और इससे थर्मल इन्वर्जन होता है, मतलब ठंडी एयर जो है नीचे आ गई और वार्म एयर जो है ऊपर आ गई, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाइट के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये थर्मल इन्वर्जन जो है ये इंटर माउंटेन वैली में। दूसरा है ग्राउंड इन्वर्जन। ग्राउंड इन्वर्जन की बात करेंगे तो ग्राउंड इन्वर्जन अगर सरफेस कूल है, सरफेस अगर कूल है और इसके कांटेक्ट में जो एयर रहेगी उसका वो जो है कूल हो जाएगी और हाइट के साथ जो है एयर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सर्टेन ऑल्टीट्यूड तक, तो इसे हम बोलेंगे ग्राउंड इन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ये हायर अल्टीट्यूड में जनरली प्रिवेल रहता है विंटर सीजन में जहाँ क्लियर स्काई है। मिडल एल्टीट्यूड में लोअर मिडल एल्टीट्यूड में रहता है इन्वर्जन प्रिवेल रहता है कूल नाइट में, और ये डिसिपेट करता है डे टाइम में। फिर हम थर्ड बात करेंगे सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होता है कि सब्सिडेंस इन्वर्जन मतलब ये होता है कि एक वार्म एयर मास है एक कूल एयर मास है, तो वार्म एयर मास है ये कूल एयर मास है। वार्म एयर मास जो है ओवरराइड करेगा कूल एयर मास को, या तो कूल एयर मास जो है फोर्सिबली अपलिफ्ट करेगा वार्म एयर मास को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वार्म एयर मास जो है ऊपर चला गया, कूल एयर मास जो है वो नीचे रह गया, तो ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ऑल्टीट्यूड के साथ, तो इसे हम बोलेंगे सब्सिडेंस इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन और सब्सिडेंस, ये फ्रंटल इन्वर्जन है, फ्रंट बने हैं और फ्रंटल इन्वर्जन और फ्रंटल इन्वर्जन बनेंगे। सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन मतलब होता है कि ये फॉर्म होता है जब लार्ज एयर मास जो है वो डिसेंड करता है। मतलब जनरली मान लो कि एक एयर मास है, ये एयर मास है, ये एयर मास है या कोई एयर मास है, जब ये डिसेंड करेगा यहाँ विंड जो डिसेंड करेगी तो विंड डिसेंड करने के साथ एडियाबेटिक हीटिंग होती है, एडियाबेटिक हीटिंग होती है तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर सरफेस का टेम्परेचर रिलेटिवली लो है तो टेम्परेचर जो है हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सब्सिडेंस इन्वर्जन। ये फॉर्म होता है जब एयर मास जो है वो डिसेंड करता है तो इसका कंप्रेशन होता है। वार्म एयर जो है वो सेटल करती है ओवर द कूल एयर सरफेस, कूल सरफेस एयर के ओवर सेटल करती है, तो इसे हम बोलते हैं सब्सिडेंस इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन हमने पढ़ लिया, दो फ्रंट जो है उसका कन्वर्जेंस हो रहा है, वार्म फ्रंट जो है वो फोर्सिबली अपलिफ्ट होगा या फिर ओवरराइड करेगा। अल्टीमेटली वार्म एयर जो है वो ऊपर है और कूल एयर जो है नीचे है, तो हाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, तो इसे हम बोलेंगे फ्रंटल इन्वर्जन। तो हमने कौन कौन से इन्वर्जन पढ़े, हमने पढ़े इंटर माउंटेन वैली इन्वर्जन पढ़ा, ग्राउंड इन्वर्जन पढ़ा, सब्सिडेंस इन्वर्जन पढ़ा और फ्रंटल इन्वर्जन पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के।
इफेक्ट क्या होते हैं, तो पहला तो होता है वेदर पे इफेक्ट करता है। ये इससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। ये रिटार्ड करता है, बायंसी जो होता है उसे रिटार्ड करता है, क्लाउड को फॉर्मेशन को रिटार्ड करता है। दूसरा, ये रिड्यूस करता है, विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। ये एयर क्वालिटी का इंपैक्ट करता है, ये इंपैक्ट करता है एग्रीकल्चर को, ट्रेड को डिस्टर्ब करता है, फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये डिस्टर्ब करता है, रेडियो सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करता है। ये इसके इम्पैक्ट रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये लोएस्ट टेम्परेचर है जो रोज होता है बाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एयर। ये लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ इवेपोरेशन हो सकता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये मेजर किया जाता है यूजिंग अ थर्मोमीटर रैप्ड इन अ वेट क्लॉथ, हेंस वेट बल्ब। और ये एक्सपोज होता है टू एयर फ्लो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रेगुलर एयर टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है इंडिकेट करता है हाउ वेल स्वेटिंग कैन कूल द ह्यूमन बॉडी। अबाउ 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर बॉडी जो है वो कूल नहीं कर सकती अपने आप को, इवन इन द शेड्स और विद वाटर। एट दिस पॉइंट कोर बॉडी टेम्परेचर राइजेस करता है अगर, तो ये रिस्क करेगा, इससे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हीट स्ट्रोक हो सकते हैं, डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें हमें हाइड्रेशन के लिए रहना चाहिए। थ्रेशोल्ड जो है सर्वाइवबिलिटी का अराउंड, अगर 35 डिग्री से ज़्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर है 6 आवर के लिए उससे ज़्यादा, तो हीट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हीट इंडेक्स क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है कैसे हाउ हीट इट फील्स बाय कंबाइनिंग एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंबाइन करने से कितनी हीट फील होती है। रेलिवेंट व्हेन हाई वेट बल्ब टेम्परेचर प्रिवेंट करता है एफिशिएंट कूलिंग। तो हाई वेट बल्ब टेम्परेचर है तो वो प्रिवेंट करेगा एफिशिएंट कूलिंग को, तो उस टाइम पे जो है हीट इंडेक्स का मेजरमेंट जरूरी है। उसके बाद है विंड चिल फैक्टर। ये रिफ्लेक्ट करता है कैसे हाउ कोल्ड इट फील्स जब विंड एनहेंस करती है अपना हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। जब हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है तो कितना कूल हम फील करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लो टेम्परेचर क्लाइमेट में। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं हाई वेट बल्ब टेम्परेचर के। तो एक तो हेल्थ पे, हीट स्ट्रोक, एग्जॉशन, ऑर्गन फेलियर, डेथ। एग्रीकल्चर पे, ये विल्टिंग होगी, क्रॉप्स की विल्टिंग होगी, वाटर स्ट्रेस होगा, रिड्यूस करेगा यील्ड को। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ओवरलोड करेगा कूलिंग सिस्टम पे, और पावर डिमांड बढ़ेगी। आउटडोर वर्क पे इनेबिलिटी टू कैरी आउट फिजिकल टास्क को कैरी आउट करने में इनेबिलिटी आएगी, ट्रेनिंग काउड होगी। अर्बन लाइफ की बात करेंगे, इंटेंसिफाई करेगा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, और पुअर एयर क्वालिटी होगी इससे। अब हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट की। प्रेशर बेल्ट जो होते हैं ये एरिया होते हैं अर्थ सरफेस पे जहाँ सेम प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड। ये कॉस्ट होता है हाई और लो प्रेशर सेल होती है। दिस आर कॉस्ट बाई हाई प्रेशर और लो प्रेशर सेल। ये हाई और लो प्रेशर सेल जो होते हैं जनरेट करती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट रिस्पेक्टिवली। थर्मली इंड्यूस होते हैं या तो डायनेमिकली इंड्यूस होते हैं, या तो अगर सोलर इंसोलेशन ज़्यादा है उससे अगर होंगे तो वो थर्मली इंड्यूस होंगे। अगर विंड की राइज हो रही है, विंड राइज कर रही है, कन्वेक्टिव मूवमेंट हो रहा है विंड का, उसके कारण जो प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर अगर बन रहा है तो उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस बोलेंगे। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड अगर विंड राइज कर रही है उससे लो प्रेशर बन रहा है तो उसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, यहाँ विंड राइज कर रही है, तो विंड राइज होने के कारण ये जो है एरिया है लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, तो इसे हम डायनेमिकली इंड्यूस बोलेंगे। और दूसरा होता है थर्मली इंड्यूस्ड। ये क्या होता है, ये एक एरिया है, यहाँ सोलर इंसोलेशन हाई है, इसके कारण यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हो गया थर्मली इंड्यूस्ड। ये थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर जोन है, और यहाँ टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर बनेगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर बनेगा, और हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब लो प्रेशर है, और अगर लो टेम्परेचर है तो इसका मतलब हाई प्रेशर है। और विंड का मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड का मूवमेंट होता है। विंड का मूवमेंट का डायरेक्शन ये होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब विंड जो है ठंडी हवा से गर्म हवा में जाती है, ठंडे रीजन से गर्म रीजन में विंड मूव करती है। ठीक है, थर्मल इंड्यूस बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आते हैं, एक आता है इक्वेटोरियल लो और पोलर हाई। ये दोनों जो है यहाँ टेम्परेचर के कारण जो है ये प्रेशर बेल्ट बने हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे तो इक्वेटोरियल लो है, ये लो प्रेशर है 5 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में। फिर सब ट्रॉपिकल हाई है, ये 25 से 35 डिग्री नॉर्थ में। पोलर हाई है, ये 66 से 55 से 66 में। और ये सब पोलर इक्वेटोरियल लो है, सब ट्रॉपिकल हाई सब पोलर लो है। ये जो है ये सब पोलर लो है, ये सब पोलर लो है, पोलर हाई नहीं। ये सब पोलर लो है, ये पोलर हाई ये है 90 डिग्री में नॉर्थ पोल में। वैसे ही यहाँ भी है इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई। सब ट्रॉपिकल हाई को ही हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई को ही हम जो है हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसे हम डोलड्रम बोलते हैं। ये कन्वर्जेंस होती है यहाँ ट्रेड विंड की, यहाँ से ट्रेड विंड आ रही है, दोनों हेमिस्फीयर में से ट्रेड विंड आ रही है। ठीक है,
और राइट हैंड नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड होता है कोरियोलिस के कारण, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लेफ्ट हैंड साइड विंड का डिफ्लेक्शन होता है। विंड का डिफ्लेक्शन सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये इसी बेल्ट को हम डोल्ड्रम भी कहते हैं क्योंकि एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट होता है यहाँ, एब्सेंस होती है सरफेस विंड की, एब्सेंस होती है सबसे सरफेस विंड की इक्वेटोरियल रीजन में। विंड जो है अप्रोच करती है इस बेल्ट को, बिगेन करती है राइज करना इन द मार्जिन, ओनली द वर्टिकल करंट जो होता है वो फाउंड होता है यहाँ, वर्टिकल ओनली वर्टिकल करंट जो होता है यहाँ फाउंड होता है, इसलिए हम डोल्ड्रम बोलते हैं। वर्टिकल विंड जो है कैरी करती है मॉइस्चर को, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और इससे थंडरस्टॉर्म होता है जिससे कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है। यहाँ साइक्लोन फॉर्म नहीं होते क्योंकि यहाँ जीरो कोरियोलिस फोर्स होती है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर से जितनी इक्वेटर से दूर बनती है, इक्वेटोरियल रीजन में, इस रीजन में जो है कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है। तो कोरियोलिस फोर्स के लिए चार चीज़ें याद रखनी है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर बढ़ेगी तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस, वेट, मास एंड वेलोसिटी, ये चार चीज़ें जो है वो कोरियोलिस फोर्स को डिटरमाइन करती है। तो जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। वेलोसिटी, मास, डेंसिटी, वेलोसिटी हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर हो गया, इनसे जो है कोरियोलिस फोर्स इम्पैक्ट होगा। तो इक्वेटर के पास जो है कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है, इसलिए साइक्लोन जो है इक्वेटर पे डेवलप नहीं होता है जनरली जो है साइक्लोन डेवलप नहीं होता है। अब हम दूसरा जो है पोलर हाई की बात करेंगे। तो ये पोलर हाई जो होते हैं ये 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ में होते हैं। ये जो थर्मल इंड्यूस होते हैं ये भी स्लांटिंग रेस पड़ती है, टेम्परेचर होता है लो रहता है थ्रू आउट द ईयर, यह हाई प्रेशर जो है डेवलप होता है इस जोन में। सब्सिडेंस होती है, कोल्ड एयर का सब्सिडेंस होता है, और ड्राई एयर जो है जोन में इंक्रीज करती है प्रेशर को ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। सब्सिडेंस जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड इनटू एंटी साइक्लोन और फॉर्म करता है गेल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड होती है। तो कोल्ड कोल्ड एंटी साइक्लोन होता है सरफेस पे, और कोल्ड कोल्ड साइक्लोन जो होता है अपर एटमॉस्फेयर, कोल्ड कोल्ड साइक्लोन होता है। फिर हम बात करेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड बात करेंगे। तो डायनेमिकली इंड्यूस ये होता है जब एयर प्रेशर जो है वो इन्फ्लुएंस है डायनेमिक फैक्टर से, जैसे कि पर्टिकुलरली मूवमेंट हो गया, इंटरेक्शन हो गया एयर मास का और अर्थ के रोटेशन से। डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट जो होता है वो शेप्ड होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से, पैटर्न से और कोरियोलिस फोर्स से। इसमें एग्जांपल है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में होता है। ये हाई प्रेशर होता है। ये बेल्ट जो सब्सिडेंस होता है एयर का सब्सिडेंस ऑफ एयर कमिंग, जो इक्वेटर से जो एयर आ रही है उसका सब्सिडेंस होता है, वो डिसेंड करती है। हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। कोरियोलिस जो है ब्लॉकेट डेवलप करता है और एयर जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे आके सबसाइड करती है। सबसाइडिंग एयर जो होती है ये वार्म होती है, ड्राई होती है, इससे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, जिससे सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में, इसका जो है एडियाबेटिक हीटिंग होती है। जब विंड जो है हाई ऑल्टीट्यूड से सबसाइड कर रही है, लोअर अल्टीट्यूड में आ रही है, तो विंड सब्सिडेंस के साथ साथ जो है एडियाबेटिक हीटिंग होती है। विंड कंप्रेस करेगी, एडियाबेटिक हीटिंग होगी, तो वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लियर स्काई रह जाता है। तो डिसेंडिंग विंड, एयर विंड जो है वो ब्लो करती है टूवर्ड्स, डिसेंडिंग विंड जो है वो रिटार्ड करती है क्लाउड को फॉर्मेशन को, इससे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आती है। फिर है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये भी जो है 60-65 डिग्री नॉर्थ दोनों हेमिस्फीयर में होता है। ये टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन है, यहाँ वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है कन्वर्ज करते हैं, ट्रॉपिकल से वार्म, सब ट्रॉपिकल से वार्म एयर और पोलर से कोल्ड एयर जो है कन्वर्ज करती है, यहाँ फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, ये प्रोड्यूस करता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये डायनेमिकली इंड्यूस होता है, ये एविडेंट है। लो प्रेशर ओवर दिस जोन, ये लो प्रेशर होता है ओवर दिस जोन, यहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ सब टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अदर हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है समर में और कंटिन्यूस होता है विंटर में। समर में ये डिसकंटिन्यूस होता है, विंटर में कंटिन्यूस होता है। अब बात करेंगे ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इनका सीजनल शिफ्ट। ITCZ जो होता है ये नैरो जोन है नियर द इक्वेटर, जहाँ ट्रेड विंड जो है नदर हेमिस्फीयर से और सदर हेमिस्फीयर से कन्वर्ज करते हैं। ये रीजन जो है यहाँ वार्म मॉइस्ट राइजिंग एयर होती है, जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, हैवी रेनफॉल होती है। सीजनल शिफ्ट होता है, पोजीशन जो है ITCZ की थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहती है, वो शिफ्ट करती है। मेनली अपेरेंट होता है विद द मूवमेंट ऑफ द सन, ओवरहेड जो मूवमेंट है सन का उसके साथ इसका अपेरेंट मूवमेंट होता है। ये शिफ्ट जो है एक्जैक्टली मैच नहीं करता है सन की पोजीशन से, बट लैग करता है स्लाइटली बिहाइंड। नदर हेमिस्फीयर में बात करेंगे अराउंड समर सोल्स्टिस जून की बात करेंगे, तो सनराइज जो है डायरेक्टली ट्रॉपिको कैंसर पे रहती है। ITCZ वो शिफ्ट करता है ट्रॉपिको कैंसर पे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे ITCZ रहता है 25 डिग्री नॉर्थ में। ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट जो है इंटेंसिफाई करता है एक्सेसिव हीटिंग लैंडमास की साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। ये रिजल्ट होता है, इससे साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये ब्रिंग करता है वाइड स्प्रेड रेनफॉल इंडियन रीजन में। ड्यूरिंग द नदर हेमिस्फीयर विंटर, दिसंबर मंथ में विंटर सॉल्स्टिस की बात करेंगे। सन जो होता है ओवरहेड होता है ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न में। ITCZ जो साउथवर्ड शिफ्ट करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये साउथवर्ड शिफ्ट जो होता है ये लेस इंटेंस होता है
क्योंकि लैंड मास जो है वो स्मॉलर है और हीटिंग इफेक्ट जो होता है वीकर होता है कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एज द रिजल्ट आईटीसी जो है वो मूव नहीं करता है फार साउथ एज इट मूव नॉर्थ इंडियन समर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इम्पैक्ट क्या होता है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट का। तो सीजनल मूवमेंट जो होता है आईटीसीजेड का, ये शिफ्ट लिंक है शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट के शिफ्ट से। लो प्रेशर बेल्ट जो होता है ये फॉलो करता है आईटीसीजेड को, मूव करता है नॉर्थ और साउथ में विद द सीजन। हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो एडजस्ट करता है स्लाइटली इन रिस्पॉन्स। आईटीसीजेड जो एसोसिएट होता है हेडलेस सेल से, ये इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल विंड पैटर्न को, प्रेसिपिटेशन को। इंपॉर्टेंस है आईटीसीजेड की माइग्रेशन, आईटीसीजेड का वो प्ले करता है क्रिटिकल रोल प्ले करता है रेनफॉल के पैटर्न में ट्रॉपिकल रीजन में। आईटीसीजेड जो मूव करता है एरिया में तो ये ब्रिंग करता है थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल और मानसून विंड्स को वो करता है, इंड्यूस करता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रेशर बेल्ट भी। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन।